नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूँ वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। महापात्र ने अपने आतिथ्य का पहला चमत्कार तब दिखाया जब शीशे के गिलासों और पानी के साथ ओल्ड स्मगलर नाम की एक स्कॉच विस्की की बोतल उसने भिजवाई। विस्की के साथ एक पर्चा भी था। वे चारों ही चमत्कृत हो गए। उस बीहड़ प्रदेश में इतनी महंगी विस्की की तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बोतल उठाकर सबने सील की जांच की। सील यथापूर्व थी, फिर भी उनका संदिग्ध होना स्वाभाविक था, क्योंकि वे जानते थे कि इस प्रकार की सील नकली लगानी अधिक मुश्किल नहीं है। रॉबिन ने बोतल हाथ में घुमाते हुए कहा, इतनी बढ़िया विस्की से हमारा आतिथ्य होगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी कल्पना में अभी पंख कहाँ लगे हैं बेटे, जेम्स बोला, मगर खोलने से पहले इस कागज को पढ़ लो। कागज खोला गया। बड़ी शुद्ध और साफ इंग्लिश में लिखा हुआ था कि आतिथ्य में बर्फ प्रस्तुत न कर सका, इसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप लोग अपना मनोरंजन कीजिए, मैं आपके खाने की व्यवस्था कर रहा हूं। नीचे महापात्र के हस्ताक्षर थे। विस्की के साथ मुंह नमकीन करने के लिए भुने हुए बादामों के साथ अन्य मेवे भी थे। चर्बी के लैंपों की रोशनी में जिनकी व्यवस्था महापात्र ने ही की थी, उन लोगों ने बोतल खोली, लेकिन उसे तुरंत पीना शुरू करने के बजाय उसकी पहले अच्छी तरह जांच कर ली गई कि उसमें उन्हें निष्क्रिय करने के लिए कुछ मिलाया तो नहीं गया। किराए का सैनिक होने के कारण जेम्स इस तरह की घटनाओं से परिचित था और इस तरह की चीजों को जांचना भी जानता था। लेकिन विस्की में कोई मिलावट नहीं निकली, वो बिल्कुल शुद्ध थी। उन लोगों ने पीना शुरू किया। अभी पहली बोतल भी समाप्त नहीं हुई थी कि महापात्र द्वारा बेची गई दूसरी बोतल भी वहां पहुंच गई। अपोलो बोला, पहली तो शुद्ध थी, लेकिन इसमें अवश्य मिलावट हो गई। साला हमें बेवकूफ समझता है। जेम्स ने हाथ के संकेत से उसे कहा कि ऐसी बातें धीरे कहनी चाहिए। उसके बाद उसने इस बोतल की भी जांच की। सबका 100% विश्वास था कि इस बोतल में निश्चित रूप से मिलावट होगी, लेकिन यह जानकर उनका आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया कि वो बोतल भी शुद्ध थी। रॉबिन के अतिरिक्त तीनों ही धाकड़ पीने वाले थे, मगर खतरे की आशंका के कारण उन्होंने अपने ऊपर अंकुश रखा। फिर भी जब उन लोगों ने पीना बंद कर दिया तो दूसरी बोतल वे आधी खत्म कर चुके थे। उसके कुछ देर बाद ही महापात्र वहां आया। अपने साथ वो एक बोतल और लेता आया था। अधभरी बोतल देखकर बोला, आपने अभी ये भी खत्म नहीं की? मैं तो एक और लेकर आया हूं। रॉबिन बोला, हम शराब पीते हैं जनाब, उसमें नहाते नहीं। न जाने क्यों महापात्र को रॉबिन की यह बात बुरी लगी और वो तल्ख स्वर में बोला, शराब में नहाना किसी किसी के भाग्य में लिखा होता है। कार्टर ने स्थिति संभालते हुए कहा, बच्चा है, आप उसकी बात का बुरा नहीं मानिए। हम पहले ही काफी पी चुके हैं और उसके लिए आपके आभारी हैं। एक दौर मेरे साथ भी तो चलाइए, महापात्र ने कहा। मैं भी तो आपके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं। उसकी इच्छा उन्हें पूरी करनी पड़ी, लेकिन रॉबिन कहीं और पीने के बाद बहक न जाए, इसलिए उसे थोड़ी दी गई। महापात्र ने एक पैक से अधिक पीने का आग्रह नहीं किया। उसने स्वयं 2 पैक लिए और फिर उनको लेकर गांव में खाना खिलाने के लिए ले गया। जब वे लौटे तो अच्छे नशे में थे। महापात्र के आतिथ्य से सभी प्रसन्न थे। यूं वे लोग अपनी ओर से काफी सावधान रहे थे, लेकिन अंतिम चीज परोसते समय जो बेहोशी की दवा मिला दी गई थी, उसका किसी को भी पता न चल सका। उस मकान तक वे लोग अपने ही पैरों पर चलकर आए थे, किंतु जब वे लेटे तो बेहोशी की दवा उन पर असर कर चुकी थी। सबके घोड़े बिक चुके थे। विजय अपने को घुमाता हुआ मकान के निकट पहुंच सका था और एक पहाड़ी पर झाड़ियों के पीछे घुसा हुआ वो निगरानी कर रहा था। उसने अपने लिए एक ऐसा स्थान चुना था जहां से वो गांव के साथ साथ एक विस्तृत क्षेत्र को देख सके। ये दूसरी बात है कि अंधेरे के कारण वो अधिक दूर तक नहीं देख सकता था। जिस समय वे लोग खाना खाने के लिए गए तो वो अपने स्थान से हिला और स्टेशन वैगन से डिब्बा बंद खाने के 2 डब्बे निकालकर फिर अपनी जगह पहुंच गया। ठंडे खाने का बिल्कुल भी आनंद नहीं आया, किंतु भड़कती भूख शांत हुई। वे लोग गांव से वापस आकर पड़ गए।
विजय अपने स्थान पर जमा हुआ देखता रहा। लगभग 2 घंटे बाद जब उसे विश्वास हो गया कि गांव भी पूरी तरह से नींद की गोद में पहुंच चुका है और उसके अतिरिक्त मकान की निगरानी और कोई नहीं कर रहा, तो वो अपने स्थान से फिर हिला। चोरों की तरह वो अपने को अंधेरे में रखता हुआ मकान के अंदर घुसा। अब तक आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थीं और उनकी सांसों के स्वर ने भी उसका पथ प्रदर्शन किया। बेचारों बेसुध पड़े थे। विजय ने सावधानी के साथ उन्हें जगाने का प्रयत्न किया। जागने की तो बात क्या, वे लोग ऊँघे भी नहीं। स्पष्ट था कि वे नशे के साथ बेहोशी के असर में भी थे। उसने अपने को दल से अलग केवल सावधानी वश किया था, लेकिन अब लगता था कि दाल में अवश्य कुछ काला है। बड़ी सावधानी के साथ वो उन सबको होश में लाया और फिर नशे और बेहोशी के खुमार को दूर करने के लिए उसने उन्हें कुछ गोलियां खिलाई। वे लोग कुछ चैतन्य हुए तो उसने कहा, बेहोशी का नाटक किए पड़े रहना, मेरा ख्याल है कि कुछ देर बाद ही कुछ होने वाला है। शायद कुछ लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। अगर वे गिरफ्तार करें तो गिरफ्तारी दे देना, अगर जान से मारने की कोशिश करें तो भिड़ जाना। वे लोग स्थिति की भयंकरता को समझते हुए पूरी तरह होश में आ चुके थे। विजय के जाने के बाद वे उसी प्रकार लेट गए, लेकिन अब वे बिल्कुल चाक चौबंद थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। उनके पास से हटकर विजय ने इधर उधर आहट ली। जंगल की आवाजों के अतिरिक्त और कोई शंकित करने वाली आहट उसे सुनाई नहीं दी। वो स्टेशन वैगन की ओर बढ़ा। पिछला दरवाजा खोलकर वो अंदर घुस गया। हेडसेट उसने सिर पर चढ़ाया और फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में वो वायरलेस चालू करके निश्चित तरंग पर पुकारना शुरू किया। यूनिट 2 कॉलिंग, यूनिट नंबर 1। यूनिट 2 कॉलिंग, यूनिट नंबर 1। दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन विजय फिर भी प्रयत्न करता रहा और लगभग 25 मिनट की मेहनत के बाद उसे दूसरी ओर से उत्तर मिला। यूनिट 1 हियरिंग, यूनिट 1 हियरिंग, ओवर। और विजय ने सांकेतिक भाषा में बातचीत शुरू की, जिसका अर्थ था कि वे पाखोर नामक गांव में टिके हैं और उसे किसी गड़बड़ की आशंका है। हमें क्या करना चाहिए, ओवर। अल्फांसे ने प्रश्न किया। पहले तुम मुझे ये बताओ कि पाखोर गांव से तुम कितनी दूर हो, ओवर। अभी नक्शा देखकर बताता हूं, ओवर। उसके बाद सन्नाटा सा छा गया और वायरलेस की साएं साएं गूंजती रही। कुछ देर बाद अल्फांसे का स्वर सुनाई दिया। क्या तुम मौजूद हो विजय, ओवर। मैं मौजूद हूं, ओवर। हम यहां से लगभग 20 मील दूर होंगे, ओवर। यहां तक आने के लिए रास्ता है ना, ओवर। जो नक्शा हमारे पास है उसमें तो है, ओवर। बस तो तुम इधर ही चले आओ और गांव से कुछ मील दूर रहकर तुम पैदल आगे बढ़ो और 3 बार घू घू की बोली बोलकर अपने पहुंचने का संकेत दो। मेरी ओर से तुम्हें 4 बार सियार की बोली सुनाई पड़ेगी, ओवर। समझ गया। और कुछ, ओवर। दैट्स ओवर एंड ऑल, कहकर विजय ने सेट बंद कर दिया। हेडसेट उतार कर वो फिर अपनी जगह पहुंच गया। अभी भी पहले जैसा ही सन्नाटा छाया हुआ था। लगभग 1 घंटे उसे और प्रतीक्षा करनी पड़ी, जब उसे गांव की ओर से एक अकेला व्यक्ति मकान की ओर आता दिखाई दिया। मकान के निकट पहुंचने पर भी विजय उस व्यक्ति का चेहरा तो न पहचान सका, लेकिन चाल ढाल से इतना अवश्य समझ गया कि ये वही व्यक्ति है जो उसके साथियों के आतिथ्य में लगा हुआ था। उसी के साथ उसने अपने साथियों को गांव की ओर जाते देखा था। विजय का अनुमान गलत भी नहीं था, वो महापात्र ही था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।